Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is resources. And before starting the chapter, we have to know some important terms like what do you mean by resources? Anything which has a utility for a man to satisfy his needs and wants. Development, the process of improving the quality of human life. And next is sustainable development. That means careful utilization of resources so that they can fulfill the needs of future generations also. Now, what do you mean by resources? रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी बेसिक नीड्स चाहिए होती हैं, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिससे उनकी जो लाइफ है वो आगे चल पाती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ये चीज़ें हमें मिलती हैं नेचर से। बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्टली नेचर जो है वो हमारी बेसिक नीड्स को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। जैसे रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स, रिवर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सम प्रीसियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू मैन एंड दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ओके, जो ह्यूमन बीइंग होती हैं उसकी 3 बेसिक नीड होती हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, ओके। और एनिमल से। क्लोथिंग कहाँ से मिलती है? वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। और शेल्टर, घर कैसे बना सकते हैं हम? जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों से हम घर बना सकते हैं, या मिट्टी होती है उससे ब्रिक्स बनती हैं, तो उससे हम अपना शेल्टर बनाते हैं, ओके। तो यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स हैं वो नेचर सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है। तो इन गिफ्ट्स को क्या कहते हैं? नेचर के गिफ्ट्स को रिसोर्सेज। और क्या कह सकते हैं? और रिसोर्स क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो हमारे काम आते हैं, जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिसोर्स, ओके। इसके अलावा और भी डेफिनेशन है, जैसे एनरिच वोल्टर जैमरमैन ने डिफाइन किया है रिसोर्सेज को कि रिसोर्स क्या होता है? इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग के आसपास जो ह्यूमन बीइंग की नीड को कंप्लीट करने में कैपेबल हो, ओके, और ह्यूमन बीइंग उनको यूटिलाइज कर सके उन चीज़ों को, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिसोर्स, ओके। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है उसको रिसोर्स कहते हैं। सिंपल टर्म्स में रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट कंप्लीट आवर बेसिक नीड्स दैट कैन बी अ यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड अ रिसोर्स, ओके। लाइक कोई भी फिजिकल मटेरियल है वो रिसोर्स बन सकता है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ तो क्या ये मेरे लिए रिसोर्स है? नो। अगर मैं इसके साथ लिख रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, तो ये क्या बन जाता है? रिसोर्स बन जाता है, ओके। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम आती है वो क्या होता है? रिसोर्स होता है। अब रिसोर्स बनने के लिए एक मटेरियल के पास क्या चीज़ होनी चाहिए? उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब वैल्यू कौन कौन सी टाइप की होती है? जैसे या तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, या लीगल, एस्थेटिक और एथिकल। चारों में से कोई भी एक वैल्यू जिस मटेरियल में होती है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है रिसोर्स, ओके। नेचुरल सीनिक ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, जैसे ये क्या हैं? ये ब्यूटीफुल सीनरीज होती हैं, हमें देख के अच्छा लगता है। तो इससे हमारी कौन सी एस्थेटिक जो है वो सेटिस्फाई होती है, एस्थेटिक नीड, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे लिए एक्ट करते हैं एज अ रिसोर्स, ओके। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, जैसे नेशनल पार्क है उसको प्रिजर्व करना फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो ये क्या हैं? ये हमारे इथिक्स हैं। तो ये क्या हो गई? इथिक वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से क्या है, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और वो हमारे लिए यूजफुल होती है, वो क्या बन जाती है? रिसोर्स बन जाती है, ओके। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। The first ever oil well of the world was drilled at Tatooine in Pennsylvania, USA in 1859. Oil was discovered shortly thereafter in India when the Assam Railway Trading Company was laying down the railway line in Margharita area in Upper Assam.
and wells were drilled in 1866 and oil was struck at Makkum in 1867. ओके, तो फर्स्ट इंडिया में जो ऑयल वेल थे वो कहाँ ड्रिल किए गए थे? 1866 में, और जो फर्स्ट ऑयल निकाला था फर्स्ट टाइम दैट इज इन 1867 इन अपर असम। नाउ नेचर जो है, जो प्रकृति है, उसने हमें इतने सारे गिफ्ट दिए हैं जो हमारे एज अ रिसोर्स का काम करते हैं हमारे लिए। ओके, जैसे ये जो रिसोर्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और इनकी वैल्यू भी जो है वो ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करती है कि वो उन्हें किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, जैसे डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं जो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनकी शेल्टर की जो बेसिक नीड है, उनको कहाँ रहना है? उनको फॉरेस्ट में रहना है, तो फॉरेस्ट उनकी शेल्टर की नीड जो है वो क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। इसके अलावा कुछ ट्राइब ऐसी हैं जो अपनी कंप्लीट बेसिक नीड के लिए फॉरेस्ट पर या फॉरेस्ट से जो मटेरियल हमें मिलता है उस पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल द पालियान ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया एंड द पाइजामीज ऑफ द कोंगो बेसिन इन अफ्रीका स्टिल मेक डू विद कलेक्टिंग एडिबल प्लांट रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड हंटिंग एनिमल्स। जैसे अभी भी जो कुछ ट्राइब्स हैं वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है सारी चीज़ों के लिए, खाने के लिए वो एडिबल प्लांट रूट या फ्लावर्स, फ्रूट, हंटिंग एनिमल्स, वो सारी चीज़ें फॉरेस्ट से उन्हें मिलती हैं। Now, the development process brings about changes in the nature of human needs and wants. जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो नीड है वो क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही हैं। ओके, लाइक हमारे पास एक घर है, हमें एक और घर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसको घर को बनाएंगे, हमारी बेसिक नीड क्या बन जाएगी? और बढ़ जाएगी। जैसे फूड हैबिट्स हैं, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन क्या होती जा रही हैं? चेंज होती जा रही हैं। तो इन बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग क्या करता है? चीज़ों को, मटेरियल्स को रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ओके, जैसे पहले क्या करते थे? रॉ फूड खाते थे, उसके बाद जब फायर की डेवलपमेंट हुई उसके बाद उसको पका कर खाने लगे, तो ह्यूमन बीइंग की नीड क्या बन गई? अब फायर एक और नीड बन गई है, एक और रिसोर्स बन गया है। इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स जो हैं वो ग्रो होती जाती हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए वो नेचर पर डिपेंड होते जाते हैं। Now, natural resources were present on the earth much before the human appeared. यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अर्थ पर पहले बहुत सारे थे जब ह्यूमन बीइंग नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग ने एंटर किया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते गए? कम होते गए। जैसे बहुत सालों पहले कोल और पेट्रोलियम वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास था, ठीक है। फिर ह्यूमन बीइंग की इंट्रोडक्शन हुई, फिर पॉपुलेशन बढ़ी, फिर व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हुए, तो कोल और पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, तो अब वो क्या रह गए हैं? बहुत कम रह गए हैं और हमें सोच समझकर यूज़ करने पड़ रहे हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो ख़त्म ना हो। ओके, Now, reasons for valuing a resource also change with time. In the 17th century, the pipe trees of northern New England, USA helped in the development of settlements. These resources were used by the English for shipbuilding. These resources are nowadays used for recreation and tourism because of their natural beauty. यानी पहले जहाँ पर वो लोग रहते थे, शिप बिल्डिंग के लिए यूज़ करते थे, सेटलमेंट्स उन्होंने बना रखी थी, अब वो चीज़ें किस लिए यूज़ होती हैं? वो यूज़ होती हैं टूरिज़्म पर्पस के लिए, ओके, रिक्रिएशन के लिए। तो इस तरीके से डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। मेनली जो है 2 टाइप के रिसोर्स होते हैं, वन इज नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर all those materials and elements of natural environment which man uses for his benefit. यानी जो हमें नेचर से मिलते हैं, हम अपने बेनिफिट के लिए, जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने फ़ायदे के लिए उन्हें यूज़ करते हैं, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स ऐसा मटेरियल जो हम यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल मीन्स प्रोवाइडेड बाय नेचर, ओके। For example, land, soil, water, minerals, forest, animals, etc.
नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, दैट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन एज क्वालिटीज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन सच एज डेंसिटी, एज, ग्रुप, सेक्स कंपोजिशन, वर्किंग पॉपुलेशन, लिटरेसी एटसेट्रा। और क्वालिटी क्या है ह्यूमन बीइंग की, उसकी पर्सनैलिटी, एडुकेशन, स्किल्स क्या हैं, एंटरप्राइज क्या है, तो इन चीज़ों से डिपेंड करता है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है, अपने देश की डेवलपमेंट में वो यूज़फुल या यूज़ आ सकता है, अपना योगदान दे सकता है। नाउ हियर इज अ चार्ट ऑफ रिसोर्सेज, यू हैव टू लर्न दिस। लाइक रिसोर्सेज इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल जो हमें नेचर ने दिया है, उसके आगे डिफरेंट टाइप हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, और उसके बाद है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, नॉन रिसाइक्लेबल, लॉन्ग टर्म, रिसाइक्लेबल, एंड सेकंड इज ह्यूमन मेड, जो किसने बनाए हैं, हमने बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग्स देखते हो, कैपिटल, इंस्टीट्यूशंस। तो रिसोर्सेज इज ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज ह्यूमन मेड। ओके, now humans have created several resources such as capital building, means of transport and communications, political and social institutions, etc. All these resources are called man-made resources. जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो ह्यूमन बीइंग ने रिसोर्सेज बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, उनको क्या कहते हैं, अपने हाथों से या मशीनों से बनाए हैं, बट मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड मैन-मेड रिसोर्सेज। Now resources are also classified on the basis of their availability. On the basis of that, 2 type of resources are there. First is renewable and second is non-renewable. Okay? ये हम आगे पढ़ेंगे renewable क्या होते हैं और non-renewable क्या होते हैं. Now next is natural resources. Any matter, any element that is derived from the environment and useful for the human being is called natural resource. For example, air, water, soil, minerals, fuels, plants, wildlife, all are called natural resources. Now, natural resources are classified in many ways. First is on the basis of the source of origin. Resources are classified into land, soil, water, plant, animal, minerals and energy resources. And according to the stage of development of resources, there are 2 types, potential and actual resources and reserve resources. Okay? Now what do you mean by potential? Potential resources कौन से होते हैं, जो हमारे आसपास के एरिया में होते तो हैं पर अभी तक हमें वो यूज़ करने नहीं आए हैं, मीन्स यूटिलाइजेशन में नहीं है। ओके, हो सकता है आगे फ्यूचर में जाके वो हम किसी यूज़ में उसको लाने लगे तो वो एक रिसोर्स बन जाए, एक्चुअल रिसोर्स बन जाए। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे आसपास तो हैं बट अभी तक हमने उनका यूज़ करना शुरू नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका हैज़ अ वास्ट पोटेंशियल ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ पेरिनियल स्ट्रीम्स, बट अभी तक जो है उनको यूज़ करना उन्होंने शुरू नहीं किया है। सेकेंड इज एक्चुअल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे आसपास भी हैं और हम उन्हें यूज़ भी कर रहे हैं, क्वांटिटेटिवली हम उन्हें एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। अपनी डेवलपमेंट, अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल के साथ ह्यूमन बीइंग ने ऐसे मटेरियल्स को यूज़फुल यानी यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, तो वो क्या बन गए हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज रिजर्व रिसोर्सेज, ऐसे resources which can be developed profitably with available technology. For example, a low-grade iron ore which is lying unutilized because of higher cost involved in its extraction becomes a reserve resource. यानी जो हमारे पास रखे हुए हैं हम उनको यूज़ तो करना चाहते हैं लेकिन अभी हमारे पास इनफ सोर्सेज नहीं हैं, तो ऐसे क्या है, रिजर्व रिसोर्सेज। यानी जैसे आयरन ओर है, हमारे आसपास बहुत सारी लो ग्रेड आयरन ओर है, हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आयरन निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली पड़ेगा। तो हम क्या सोचते हैं, कुछ टाइम के या उसको छोड़ देते हैं या कुछ टाइम के बाद उसे यूज़ करेंगे। तो ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज। Now third is on the basis of renewability, natural resources are classified into renewable and non-renewable.
रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो रिन्यू हो जाते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो नेचर से हमें मिलते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं रिन्यूएबल। नाम से ही आपको पता लग रहा है रिन्यू, जो दोबारा से नए बन जाएंगे, जैसे कि एयर है, सनलाइट है, वाटर है। क्या ये कभी ख़त्म हो सकते हैं? नो, ओके। लेकिन वाटर फिर भी हो सकता है, राइट, अगर हम उसे केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी कि जो ख़त्म हो जाते हैं, ओके। रिन्यूएबल जो इनएग्जिस्टिबल, जो ख़त्म नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया सनलाइट, एयर, ओके। हम इनको कितना भी यूज़ करें, हमारे पास आइडिया होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, क्योंकि ये फिर से रिन्यू हो जाते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? दैट आर एग्जॉस्टिबल, जो एक बार हमने यूज़ किया फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से रिन्यू होने में बहुत सालों लग जाएंगे। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये एक बार अगर ख़त्म हो गए तो दोबारा बनने में बहुत साल लग जाएंगे, इतना वेट हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो रिसाइकिल हो जाते हैं, एक बार हमने यूज़ किया उसको, फिर उसको दोबारा से रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बना दिया। जैसे कि मेटेलिक ओर्स हैं, जैसे गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, वो हम क्या करते हैं? हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और उनको क्या कहते हैं? ये वापस ले लो और इनके बदले हमें एक्सचेंज में नई चीज़ें दे दो। तो वो उसका क्या करते हैं? वो उसको मेल्ट कर देते हैं और फिर से उसका नया प्रोडक्ट बना देते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, ओके। एंड नॉन रिसाइक्लेबल, जो रिसाइकल नहीं होते, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मैनी अदर मिनरल। प्लास्टिक है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन रिसाइक्लेबल, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसाइक्लेबल जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री रख सकें। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा कि हमने पढ़ा, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या सभी लोगों का कुछ ना कुछ योगदान होता है कंट्री के लिए? नो, ओके। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, कंट्री की जो जीडीपी है वो उन पर इंक्रीज़ करते हैं, ओके। बहुत सारा काम करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्स, टेक्नोलॉजी से अपनी कंट्री को बहुत ऊपर तक लेकर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्ट एज अ रिसोर्स, यानी वो किसी काम आ रहे हैं, ओके। ह्यूमन बीइंग में ही ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी मटेरियल को रिसोर्स में चेंज कर देता है, फाइन। तो ह्यूमन भी क्या होता है? एक रिसोर्स होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है एज, क्राइटेरिया, एजुकेशन, सेक्स, ओके। तो उस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज एबिलिटी ऑफ पीपल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नाम से ही आपको पता लग रहा है, द रिसोर्सेज मेड बाय ह्यूमन, यानी जो लोगों द्वारा बनाए हुए रिसोर्सेज होते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स, एड्स, इसको कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल the tools, the machines, technology, capital, houses, factories, buildings, transportation system, communication system, social and political institution, ये सारी चीज़ें human made resources हैं, fine. Now human resources and human made resources are the criteria for assessing economic development of a country. जैसे जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, एनर्जेटिक पीपल होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें सोच पाते हैं, कैसे किस रिसोर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपनी कंट्री को ग्रोथ पर ले जा सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक कंट्री की जो इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो डिपेंड करती है कि उस कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कितने हैं, फाइन. Now human resources are most crucial for economic development because their health and education contribute to growth in productivity. Higher productivity, that is the average output per hour of work, ideas of economic development of the country. यानी जितना पर आवर जो प्रोडक्टिविटी निकलती है ह्यूमन बीइंग की, उससे पता लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग है यानी ह्यूमन का जो वर्कआउट है वो हमारी कंट्री के लिए कितना नेसेसरी है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए.
Now, the number of people, that is the population, is a significant factor in economic development of a country. The size of the population affect the development of a country. For example, अगर छोटी सी country है तो भी जो productivity है वो कम होगी. बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन उसमें कुछ ही लोग काम करने वाले हैं तो भी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी. ओके, तो जितनी एडुकेशन, जितनी स्किल्स, जितनी टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग में होगी उतनी ही वो कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी. ओके, इसीलिए मेन फोकस किस पे करना चाहिए कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एडुकेशन, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी स्किल्स पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए ताकि वो हमारी कंट्री को डेवलप कर सकें. Now next is use of resources and sustainable development. Okay, now जो resources की डिमांड है वो people to people, region to region क्या करती है, different होती है. जैसे किसी कंट्री में किसी रिसोर्स की जो डिमांड है वो अलग होती है, किसी कंट्री में अलग होती है. ओके, और जो पूरे वर्ल्ड में अगर हम ऐसे बात करें तो अलग अलग कंट्री में हर एक रिसोर्स का जो यूज़ है वो भी अलग तरीके से होता है. फॉर एग्जाम्पल, USA एंड यूरोपियन कंट्रीज यूज मिनरल ऑयल मैनी टाइम्स मोर देन द वर्ल्ड एवरेज. ओके, देखो आप, USA और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो मिनरल ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं अगर हम वर्ल्ड एवरेज की बात करें. In developed countries, the demand for resources increase faster than their population growth. They consume more resources because they can afford it. क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा resources को use कर सकते हैं. The developing countries are also trying to increase their economic development by using more resources. Now, the rising demand for various natural resources has caused their depletion. For example, overuse of soil has rendered many areas infertile. Okay, जैसे natural resources जो हैं उनकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है. अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसकी रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो भी ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं. जैसे अगर हम सॉइल का ओवर यूज़ करते हैं, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब किसान फार्मर क्या सोचेगा, बहुत सारी फसलें, बहुत सारी क्रॉप उसमें ग्रो कर दे, लेकिन उससे क्या होता है, जो सॉइल है वो कुछ टाइम के बाद इनफर्टाइल हो जाती है. ऐसे ही वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन एंड wanton किलिंग ऑफ एनिमल्स and birds have resulted in loss of biodiversity. जैसे बहुत सारे एरियाज़ में जो हंटिंग करते हैं एनिमल और बर्ड की, उसके अलावा पेड़ों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन, इससे भी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है. बहुत सारी ऐसी प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज़ हैं जो खतरे में हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट ऑलरेडी, जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं. जैसे हम डायनासोर्स की मूवी देखते हैं, क्या अभी डायनासोर्स हैं? नो, हमने नहीं देखे. क्यों? क्योंकि हमने उन्हें बचा कर नहीं रखा, प्रिजर्व नहीं किया. ओके, बायोडाइवर्सिटी को हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया. हो सकता है आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाए, जैसे कि टाइगर हैं. आपको पता है, जैसे इंडिया में या वर्ल्ड की हम बात करें, बहुत कम टाइगर्स हमारे पास हैं. अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे, हंटिंग करेंगे, तो क्या होगा, आगे वाली जो जनरेशन है उसको हम टीवी में ही दिखाएंगे कि ऐसा टाइगर होता था. ओके, तो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यानी अपने पास जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको इस तरीके से प्रिजर्व करें, इन तरीके से यूज़ करें ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उनसे मिल सके, उनको देख पाए, उनको यूज़ कर सके. दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल रिसोर्सेज. ओके, नाउ here is a quick recap of the chapter. Anything that satisfies human needs and wants is called a resource. Man himself is a resource. A resource has 4 types of values: economic, legal, aesthetic and ethical. Nature has provided immense resources to man who has utilized these natural gifts and turned them into resources using the capabilities, skills and technology. Resources may be basically classified into natural and human resources. The basis of classification of resources include origin, state of development, availability and renewability.
Human resources are the supreme resources. With his capabilities, man utilizes all other resources. The number of people and their qualities, education and health are important for economic development. Man has created several resources called human resources. For example, capital, buildings, means of transport and communication, technology, political and social institutions, etc. Economic development entails utilization of more and more resources and thereby leads to the depletion of resources and environmental degradation. Sustainable development of resources is necessary for preserving them for a longer time. I hope bachcho you have understood the chapter. Read it once again and do the practice of exercise yourself.